नमस्कार। पिछली बार हमने राष्ट्र निर्माण की बुनियाद यानी अध्याय 8 पर विस्तार से बात की थी। जी। अब हम आ गए हैं अध्याय 9 पर, मेरे देशवासियों के प्रति। इसमें लेखक एक बहुत ही कह सकते हैं जोरदार अपील करते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसकी शुरुआत ही होती है गुरुदेव टैगोर की उन जानी मानी पंक्तियों से। जहाँ मन भय रहित हो और मस्तक ऊंचा हो। क्या कमाल की पंक्तियां हैं ये। बिल्कुल, और ये पंक्तियां एक तरह से इस पूरे अध्याय का मतलब टोन सेट करती हैं। यह फोकस है कल्पना की शक्ति पर और एक साझा नजरिया, एक विजन कितना जरूरी है इस पर। हाँ। लेखक अपने सपनों की बात करते हैं कि भारत पढ़ा लिखा हो, गरीबी से मुक्त हो, अच्छे नेता हो। और ये सिर्फ मतलब एक हवाई सपना नहीं है। नहीं, लेखक इसे एक रचनात्मक प्रक्रिया, एक क्रिएटिव प्रोसेस मानते हैं। वो कहते हैं कि यही सोच, यही कल्पना हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को हकीकत में बदलने की ताकत देती है। ये बात सुनने में बहुत सीधी लगती है, पर इसका मतलब गहरा है। चलिए इस पर जरा और बात करते हैं। सही कहा। लेखक इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो बड़े मिशन होते हैं, बड़े लक्ष्य, वो हमेशा किसी एक संगठन या विभाग से बड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे उन्होंने उदाहरण दिए हैं मंगल पर इंसान भेजना। हाँ, या फिर जैसे देश में 2 लाख मेगावाट बिजली पैदा करना। ये किसी एक मंत्रालय के बस का तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पे वो बात आती है मिलकर काम करने की, एकीकृत प्रयासों की। एग्जैक्टली। चाहे वो दूसरी हरित क्रांति की बात हो, मतलब खेती में पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ाना। हाँ। या फिर आम लोगों तक सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना हो। इसके लिए तो देखिए, कृषि वैज्ञानिक, बायोटेक एक्सपर्ट्स, सिंचाई वाले, डॉक्टर, दवा कंपनियां, सबको साथ आना ही होगा। सही बात है। ये एक साझा सोच, एक विजन की ही एनर्जी है जो हमें बेहतर करने के लिए, मतलब एक्सेल करने के लिए प्रेरित करती है। लेखक उठाते हैं वो आजादी से पहले के उस जज्बे को याद दिलाते हैं। हाँ, जैसे जमशेदजी टाटा ने स्टील उद्योग खड़ा किया या आचार्य पीसी रे ने केमिकल इंडस्ट्री की नींव रखी। जी, वो हिम्मत, वो विजन। तो सवाल यह है कि क्या आज हम में वो बात है? ये बड़ा सवाल है। क्या हम सोच सकते हैं कि फ्रैंकफर्ट या सियोल की सड़कों पर भारत में बनी यही डिजाइन हुई कारें दौड़ेंगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। आज हम देखिए, सॉफ्टवेयर में तो दुनिया में नाम कमा रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर, फोन, वो सब तो हम बाहर से मंगा रहे हैं। वही तो, हम कच्चा माल जैसे लोहा, एल्यूमिना वो बाहर भेजते हैं सस्ते में, और फिर उनसे बनी महंगी चीजें खरीदते हैं। हम खुद वैल्यू एडेड उत्पाद क्यों नहीं बनाते? बिल्कुल। मशीन के पुर्जे हों या पूरी गाड़ियां, क्यों नहीं हम दुनिया के बाजार में बेचते? रक्षा उत्पादन में भी हम सक्षम हैं। हाँ, टैंक, मिसाइलें। पर हम इनका मार्केटिंग क्यों नहीं करते? जबकि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है हमारे अपने लोग, मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन रिसोर्स। तो फिर कमी कहाँ रह जाती है? लेखक किस तरफ इशारा कर रहे हैं? लेखक का इशारा साफ है। शायद हम अपने व्यक्तिगत या अपने मंत्रालय, अपने विभाग के हितों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। देश के लिए एक होकर एक साझा योजना बनाने में कहीं कमी है। उन्होंने कुछ राज्यों का जिक्र भी किया है, जैसे त्रिपुरा, असम, झारखंड। हाँ, जहाँ कुदरती संसाधन तो बहुत हैं, पर विकास की रफ्तार उतनी तेज नहीं है। जबकि दूसरी तरफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब जैसे राज्य हैं जो दिखाते हैं कि अगर सही दिशा में कोशिश की जाए तो क्या हासिल हो सकता है। बिल्कुल। तो मतलब साफ है, सिर्फ चर्चा और बहस से काम नहीं चलेगा। हाँ, लेखक कहते हैं कि एक दूसरे पर दोष मढ़ना बंद करना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी पूरी क्षमता, अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी। खुद को एक विकसित राष्ट्र के नागरिक के रूप में देखने की जिम्मेदारी। ये मानना कि हम एक महान सभ्यता हैं। हाँ, और हमें अपनी उस समझ पर, अपनी विरासत पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए अध्याय के आखिर में कुछ खास समूहों के लिए बहुत साफ संदेश है। जी। संसद सदस्यों से लेकर छात्रों, शिक्षकों, प्रशासकों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, आईटी समुदाय, किसानों, सबके लिए। हाँ, सबके लिए एक आह्वान है। अगर सबका निचोड़ देखें तो एक ही बात निकलती है ना? हाँ बिल्कुल। मूल बात यही है कि आप जिस भी भूमिका में हैं, अपने दायरे में रहकर देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा सोचें और मिलकर काम करें, राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखें। यही नवाचार करें, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकें, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, मूल्यवर्धन करें। अध्याय का अंत लेखक की ईश्वर से एक बहुत ही दिल को छूने वाली प्रार्थना के साथ होता है। हाँ, कि मेरे देशवासी खूब मेहनत करें, उनकी मेहनत से देश की बुराइयां दूर हों और देश में शांति, सद्भाव और समृद्धि बढ़े।
ये सच में एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है, और सिर्फ नजरिया नहीं बल्कि मिलकर काम करने का एक आह्वान भी है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इस पर सोचने और अमल करने की जरूरत महसूस होती है। एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है ये अध्याय। बिल्कुल। तो इसी गहरे चिंतन और जिम्मेदारी के एहसास के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में हम इस किताब के उपसंहार एपिलॉग पर बात करेंगे और साथ ही द सॉन्ग ऑफ द यूथ पर भी नजर डालेंगे, और इस तरह इस किताब पर हमारी चर्चा पूरी होगी।